पर्यटन संभावना और चुनौती को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा विषय है जिसकी पहचान से प्रदेश है, और प्रदेश ही नहीं हर शहर है, हर जिला है, और इस वजह से इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए पैनलिस्ट के तौर पर अटल श्रीवास्तव जी यहाँ पर हमारे साथ मंच पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अटल जी के स्वागत के लिए मैं डायरेक्टर, एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर सौरभ मिश्रा जी से आमंत्रित करूँगी, आग्रह करूँगी कि वे मंच पर आएँ और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। सौरभ मिश्रा जी, तो पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दिया जा सकता है? बिलासपुर चूंकि शहर को लेकर मुख्य रूप से बातचीत हो रही है, शहर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हैं असीम, और चुनौतियां कैसी कुछ आ रही है? क्या कुछ राह में रोड़े हैं? इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और चलिए बिना देरी के चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए अजीत जोगी कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है, इतनी वन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिससे हम बहुत परिपूर्ण हैं। और हमारे संपत सरल जी राजस्थान से आते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में जो कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसका जिस तरह से दोहन होना चाहिए, जिसका उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर्यटक आएँ, उसको लेकर आप नया किस तरह का प्लान आपके दिमाग में? सबसे पहले मैं जनधारा मीडिया ग्रुप, एशियन न्यूज़ का आदरणीय सुभाष जी का, जिनको हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, यहाँ बिलासपुर की धरा पे स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। छत्तीसगढ़ प्रकृति का गढ़ है, फुल ऑफ सरप्राइजेज। हमारे यहाँ 44% फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, टाइगर नेशनल पार्क, एलिफेंट नेशनल पार्क और क्रोकोडाइल नेशनल पार्क। हम वन संपदा से, वन जीव से पूरा भरपूर हैं। हमारे यहाँ 9 लगभग बड़ी नदियाँ हैं। उन नदियों पे सबसे बड़ा डैम हसदेव बांगो डैम बंधा हुआ है, गंगरेल डैम है, खुटा घाट है, खुड़िया है। तो वाटर बॉडीज़ भी हमारे पास बहुत है, जो कि पर्यटक को आकर्षित करती है। साथ ही हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिरपुर, जो कि बौद्ध मंदिर के खुदाई पे निकला हुआ है। रतनपुर महामाया मंदिर है, माता दंतेश्वरी का मंदिर है। और अगर आप रायगढ़ साइड जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रपुर का मंदिर है। तो मंदिरों के क्षेत्र में भी हमारे पास बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। बात है कि छत्तीसगढ़ को कभी इन 18-22 सालों में टूरिज़्म के नज़र से, पर्यटन के नज़र से देखा ही नहीं गया। उसे हमेशा दोयम दर्जे पर रखा है। हम कहीं भी, मैंने बहुत जगह घूमता हूँ, आज भी मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो दुनिया के, खासकर हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत सुंदर हैं, पर उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है कि प्राइवेटी सेक्टर पे छत्तीसगढ़ है नहीं। हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं। 7 राज्यों से घिरे होने के बाद पर्यटकों की असीम संभावनाएं हैं कि हम यहाँ पर्यटक ला सकते हैं, पर सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट एक्ट बीच में आता है। जहाँ पे हम पर्यटन की सुविधा की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि हम 44% फॉरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास 44%, आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेटों को भूल जाइए, तो छत्तीसगढ़ के पास सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के लिए प्लान किया है कि वहाँ पर जिन्होंने कान्हा नेशनल पार्क 1972 में प्लान किया था, मिस्टर गोपाल, उनको उन्होंने हायर किया है कि हमारे अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व को हम किस तरीके से व्यवस्थित करें, और उस पर काम भी शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, टाइगर के मामले में उसमें ये भी प्लान है कि हम माधवगढ़ और कान्हा से टाइगर लेकर यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ाएंगे। जो बीच में 18 गांव हैं उन्हें शिफ्ट करेंगे ताकि ग्रास लैंड बन सके और हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस दोनों चीज़ें आगे बढ़ सके। इस तरीके से संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। संयुक्त वन प्रबंधन जो समितियां हैं, जो वनों के भीतर गांव हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह की चीज़ें की जा सकती है। पर मुझे लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए फॉरेस्ट में या टूरिज्म में या बाकी एजेंसी में, उसका कई बार अभाव नहीं दिखता क्या?
देखिए, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 विभागों को एक साथ मर्ज करके वहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा प्लान बनाया, जिसमें फॉरेस्ट, एरिगेशन और पर्यटन तीनों को मिल, जहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट का प्रॉब्लम आता है वहाँ फॉरेस्ट की काम की एजेंसी बन जाती है, जहाँ पर एरिगेशन का प्रॉब्लम आता है वहाँ एरिगेशन एजेंसी। तो कहीं ना कहीं उस मॉडल को हम लोग भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि हम कर्नाटक मॉडल को किस तरीके से अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेज। और प्रॉब्लम केवल एक ही आती है कि हम अगर पर्यटन के क्षेत्र में कुछ बनाना चाहते हैं या विकसित करना चाहते हैं या वहाँ पर कोई कॉटेजेस बनाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक ग्रीन ट्रिब्यूनल पे जाता है और वहाँ से स्टे लेके आ जाता है और हम कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमारी पूरी कोशिश है, ट्राइबल टूरिज्म पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रो टूरिज्म पे भी हमने अपना काम शुरू किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। तो जिन लोगों के बहुत अच्छे खेत या फार्म हाउस या पुराने घर जो पहले गौटिया लोग होते थे, अब सब शहरों में बस गए हैं, पर उनके जो गाँव में उनके घर बने हुए हैं जी ऐतिहासिक, उन घरों पर हम एग्रो टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं कि उनको व्यवस्थित बना के बाहर के टूरिस्ट को 1 दिन 2 दिन का स्टे कराने के बाद, और वहाँ वो ये देखेंगे कि हम अपनी परंपरागत खेती किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी के बच्चों को पूछो कि चावल कहाँ होता है तो पेड़ में बताते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जोड़ने का काम हमारी कोशिश है कि हम एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दें। संस्कृति और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय होते हैं, और अमूमन उनके मंत्री भी एक होते हैं, उनका विभाग के सचिव भी सामान्यतः एक होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार, इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिला है। तो क्या हम इस तरह से सोच सकते हैं कि अलग अलग ज़िले में जो भी टूरिज्म के स्पॉट हैं उनको हम अपने तीज त्योहार कल्चर से जोड़ें और उसको इस तरह प्रमोट करें कि लोग वहाँ जाएं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे रतनपुर है, शिवरी नारायण है, खरोद है, ताला गांव है, मटकू द्वीप है, बेलपान है, ये अच्छे पर्यटक स्थल हो सकते हैं, तो इनको डेवलप करने की क्या योजनाएं हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति अभी अलग अलग मिनिस्ट्री है, पर उसके सेक्रेटरी एक ही हैं। अभी हमें बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर हमारा काम चल रहा है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, जिसमें ये किंवदंतियाँ हैं, इतिहास है कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ था, कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर पूरे विश्व में। चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है जिसमें भगवान राम को गोद लिए हुए बैठी हैं। उस मंदिर को हमने अभी सबसे पहले, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, उस मंदिर का 3rd स्टेज का काम कंप्लीट हो रहा है। पहले वहाँ पर सैटरडे संडे को 300-400 लोग जाया करते थे, आज कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर्यटकों को बहुत सारी सुविधाएँ बनाई। कल ही हम लोग राजिम में थे। राजिम हमारे 3 नदियों का संगम है, और उस संगम में जहाँ पर पहले पुन्नी मेला होता था, वहाँ पर भी कल भगवान राम की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्योंकि इसके पहले शिवरी नारायण में हमने पूरे घाटों को सुधारा, वहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा लगाई, वहाँ कैफेटेरिया खोला, पर्यटकों को रहने के लिए की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमने 9 ऐसे जगह चिन्हित करे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम सरगुजा के सीतामढ़ी से अंदर पैदल चले थे, और वहाँ से होते हुए शिवरी नारायण होते हुए तुरतुरिया होते हुए वो बस्तर की साइड निकलते हैं, और जो सुकमा का रामाराम जगह है वहाँ से वो साउथ की तरफ निकल जाते हैं। तो ये 2260 किलोमीटर का राम वन गमन परिपथ जो है उसे विकसित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। उसमें 9 स्पॉट पे काम चल रहा है, 3 के इनॉग्रेशन हो गए हैं, और आने वाले 3 महीने में 3 या 4 के इनॉग्रेशन और हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उस परिपथ पर लोग आएँ जिसमें भगवान राम चले थे, आप उसको धार्मिक स्वरूप पर्यटन के रूप में भी देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि चूँकि हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा और उसके आसपास लगे हुए वाटर बॉडीज़ बहुत है, तो हम वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। और मेरा अपना विश्वास है कि चूँकि इस 4 सालों में 2 साल कोरोना के गुजरे हैं, और जो हमारी पर्यटन नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक नहीं हो पाया है, पर मेरा विश्वास है कि अगर आने वाला 5 साल और मिलेगा तो भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ का पर्यटन अपने आप में सिरमौर साबित होगा। मुझे लगता है कि मैं अयोध्या गया था अभी बीच में तो मुझे लगता है कि अभी अमित शाह जी ने कहा है कि 2024 में प्रारंभ में अयोध्या का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, और इधर आप भी राम वन पदगमन जो है, तो मुझे लगता है कि राम यहाँ पे आपका कल्याण करेंगे, राम उधर उनका कल्याण करेंगे, कि सब राम नामी चादर ओढ़े क्यों घूम रहे हैं? देखिए, भगवान राम तो हम सबके आराध्य हैं, और हम सबके तो भांचा राम है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है
जहाँ पर हम लोग भांचा के पैर पड़ते हैं और दूसरे राज्यों में ये परंपराएं नहीं हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने भांजा को भगवान राम के स्वरूप में देखते हैं और वो परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए परंपरा का निर्वहन होता है। हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। यही बात भूपेश बघेल जी से जब हमने कई बार की है, तो वो भी कहते हैं कि हमारे लिए वो धर्म नहीं, वो आस्था है, हमारी संस्कृति है, जिसकी जो बात आप कह रहे हैं कि हम उसको ओट में भुनाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। एकदम सही है कि हम लोग राजनीति के लिए या राजनीति फायदे के लिए भगवान राम का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे लिए वो हमेशा से आस्था का प्रश्न रहा है और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक अभी हम लोग ट्राइबल टूरिज्म पे भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, खासकर आदिवासियों की संस्कृति सबसे पौराणिक, सबसे वो अपने संस्कृति नहीं बदलते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था। पहली बार में तो 27 राज्यों के और 3 देशों के लोग आए थे। इस साल जो तीसरा साल था, इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, सब 9 देशों के आदिवासी नृत्यक दल और 33 राज्यों के नृत्यक दल आए थे। मैं दोनों साल से उसकी जूरी का मेंबर हूं, तो मैं उसको बहुत नज़दीक से देखता रहा हूं। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, हमारा राज्य वन से आच्छादित है, आदिवासी राज्य है। अभी हमने पिछले दिनों, मैं चूँकि थिएटर से भी जुड़ा हूँ, तो हम परालकोट गए और हमने वहाँ पे शहीद गेंद सिंह पे प्ले तैयार करके किया वहाँ। तो हमको पता चला कि 1825 में शहीद गेंद सिंह अंग्रेजों के हाथों शहीद होते हैं। पर हम जब भी कोई इतिहास का छात्र है तो उसको लगता है कि हमारे देश में 1857 की बात होती है, 1825 में ये हुआ। पर मैंने ये देखा कि जब आदिवासी रिसर्च संस्थान है, उसने बहुत सारे आदिवासी नायकों को अभी फिर से निकाला है। तो अगर इनको कहीं पर्यटन और उसके साथ जोड़ा जाएगा तो ये मुझे लगता है कि हमारे पास एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, जिसके बारे में मैं चूँकि थिएटर कर रहा था और मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं तब तक मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि 1825 में एक परालकोट में एक आदिवासी को अंग्रेज जो है फांसी पे लटकाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ के कि अभी गायब हैं, इसको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, कहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने की जो परिकल्पना थी वो तो यही थी कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ों को समझें, हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला, हमारा खान पान, हमारा पहनावा। आज हम पंजाब को क्यों जानते हैं जी? पंजाब का भांगड़ा और पंजाब के छोले भटूरे। हम गुजरात को क्यों जानते हैं, गुजरात का गरबा और गुजरात के ढोकले। वैसे हर राज्य की अपनी एक खान पान और लोक कला की पहचान होती है। अब छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक कला के रूप में होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा कि बहुत लेट हुए, छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना के अनुसार हम अपनी राज्य की पहचान बनाने में बहुत लेट हुए, पर मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का पर्यटन अपना एक स्थान बनाएगा। जी, आपके बिलासपुर के नज़दीक कानन पेंड्री है, वहाँ पे पर्यटक तो खूब जा रहे हैं, पर पर्यटन की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उस तरह नहीं है, लोगों का कहना है। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ वहाँ पर भी यही परेशानी है कि वो करीब 40 से 50 एकड़ में फैला हुआ वो कानन पेंडारी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था। जी। पहले अचानक माँ के जानवर जो घायल हो जाते थे उन्हें कानन पेंडारी में रिहैबिलिटेट किया जाता था। बाद में उसको एक छोटा जू का आकार दिया गया और बाद में उसको अभी भी वो मिनी जू है। पर जो एरिया है उस हिसाब से पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती। कोशिश हो रही है कि उसका एरिया बढ़ नहीं सकता, या तो कोई नई जगह खोली जाए जहाँ पर्यटक भेजे जाएं, पर उसके बाद भी आज भी ऐसा कोई जानवर नहीं है जो जू में नहीं है। उनकी देखभाल भी हो रही, कुछ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं जहाँ पर अभी 3 महीने पहले एक गेंडा की डेथ हुई थी बीमारी से। तो हो रहा है, पर इतने पर्यटक जाते हैं और सब खुश होकर आते हैं, तो संभावना है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बस्तर के नारायणपुर में एक टेम्बू करके आदिवासी था लड़का, ये 1950s की बात है। उस टेम्बू लड़का जो था वो शेरों के साथ खेला करता था। एक बीबीसी के कोई पत्रकार वहाँ गए, उन्होंने देखा कि ये तो कैसा शेरों के साथ खेलता हूँ। ये कहानी मुझे भी नहीं मालूम था, दुर्भाग्य मेरा कि मैं जब पर्यटन में आया तब मुझे मालूम चला। तो उसने कुछ अपने मित्र जो कि स्वीडन में रहते थे उन्हें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक बच्चा है जो टाइगर के साथ खेलता है। तो जो डायरेक्टर थे वो इंडिया आए, इंडिया से रायपुर आए, रायपुर से उस गांव पे गए। उन्होंने उस बच्चे के बालक को देखा कि वो किस तरीके से पूरे साथ में शेरों के साथ खेलता है।
उसके बाद उन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। जी। उस बच्चे पे पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म वहाँ पर शूट की गई। वो फिल्म का नाम मुझे मैं भूल रहा हूँ। वो मैंने भी देखी हो डॉक्यूमेंट्री। वो फिल्म जाके बाकी ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामित हुई थी पर हुआ नहीं था। और उस बच्चे को वो उठाकर स्वीडन ले गए जहाँ पर उन्होंने 1 साल रखा। और 1 साल बाद बच्चा के फादर जिद करने लगे तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कहा था कि तुम दिल्ली में रहो उस आदिवासी बालक से, तो वो बच्चा बोला नहीं मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। और बहुत कोशिश के बाद भी वो दिल्ली नहीं रुका। और अभी 85 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई 1992 में अप्रॉक्सीमेट। तब लोगों को मालूम चला कि कैसे बालक की कहानी जो फॉरेन के लोग जानते हैं पर हम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते हैं। टेम्पो जो कि टाइगर्स के साथ खेला करता था, टाइगर के साथ जंगल घूमता था। तो ऐसी बहुत सारी, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, शहीद वीर नारायण सिंह हैं, गुंडाधर जी हैं, इनके अपनी ऐतिहासिक अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के अपने वो। हमको अपने इतिहास को जब तक हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम अपना भविष्य नहीं बना सकते, ऐसी मेरी मान्यता है। जी। एक जैसे आप राम वन परिपथ गमन बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा की यात्रा होती है, नदियों को लेकर काफ़ी बातचीत होती है। हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण नदियाँ, हमारा जो राजगीत है वो तो अरपा पैरी के धार से शुरू होता है। तो क्या आपके हमारे यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, क्या उसको टूरिज्म से जोड़कर क्या हम उसकी परिक्रमा जैसे मध्य प्रदेश में हैं, ऐसा कोई कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? देखिए, अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांटने की। आपने नदी की बात की, अरपा पैरी की धार महानदी हमारे पास है, शिवनाथ नदी है, नदियों का इंद्रावती नदी है। अभी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट अभी चित्रकूट ही कहलाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अभी हम इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ और मिडिल छत्तीसगढ़। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हमारे पास मेन पार्ट में एक बहुत बड़ा पठार है जिसको हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, शिमला कहते हैं जी। और उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। अभी वहाँ 2 नए हमारे रिसोर्ट्स बने हैं। वहाँ पर नई चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इस जो उल्टा पानी है, जहाँ पर पानी पहाड़ की तरफ चढ़ता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जहाँ के एक जगह है जहाँ ज़मीन दलदली है, उसको दलदली कहते हैं। वहाँ आप जाएंगे तो आप जैसे गद्दे में उचकते हैं वैसा आप ज़मीन पर उचकेंगे। तो ऐसी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट स्पॉट कह रहे हैं कि हम सतरेंगा, जो हमारा यहाँ सबसे बड़ा जी सतरेंगा 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का रिजर्वायर है। उस पर जब आप जाएंगे तो आपको समुद्र जैसा फील होगा और मालदीव जैसा लगता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे टापू बने हैं। तो हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ का जो हम सर्किट बना रहे हैं वो यही है कि रायपुर से निकल के आप महामाया के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप सतरेंगा में नाइट हॉल्ट कीजिए, सतरेंगा के वाटर बॉडीज़ का आनंद लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आप अंबिकापुर के मेन पार्ट में नाइट हॉल्ट कीजिए, वहाँ की सभी चीज़ों को घूमिए। उसके बाद हमारा जसपुर का जो बाराछार हमारा रिसोर्ट है, जसपुर की वादियाँ भी बहुत खूबसूरत है। तो एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ का पैकेज है। एक साउथ छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माँ का मंदिर, चित्रकूट, तीरथगढ़ फॉल, ट्राइबल कल्चर के। तो एक साउथ छत्तीसगढ़ का हमारा एक अलग टूरिस्ट सर्किट बन रहा है। और मिड छत्तीसगढ़ में हमारे पास फिर से आप अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश के मंडला की तरफ चिल्पी की जो घाटी है, वहाँ जहाँ भौरमदेव जी का मंदिर है, भौरमदेव सेंचुरी है, और अभी हमने वहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्ट बनाया है। तो उसको कवर करते हुए आप अचानक मार्ग घूम सकते हैं, अमरकंटक घूम सकते हैं, सिरपुर है, बारनवा पारा है। तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट स्पॉट, इस तरीके से हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को आसानी हो। और टूरिस्ट आके, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये था कि अभी तक छत्तीसगढ़ में बाहर किसी से बात करो कि छत्तीसगढ़ आइए घूमने, तो बोले जैसे फ्लाइट से उतरेंगे तो कितने किलोमीटर बाद नेक्स्ट फ्लाइट दिखेंगे। तो हमारी जो इमेज छत्तीसगढ़ की बनी थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में सब जिलों में नेक्स्ट फ्लाइट है, वैसा नहीं है। हमने लोगों को बताया कि केवल बस्तर के कुछ 4-5 जिले हैं जो कि घोर नक्सली प्रभावित है, बाकी कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको। पर हमारी इमेज ऐसी बन चुकी, उस इमेज को हम धोने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमेज हटे ताकि टूरिस्ट छत्तीसगढ़ आ सकें जी। बस अब पर्यटन की बात को मैं यहीं रोकता हूँ। एक बात मैं आपसे सिर्फ राजनीति करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि राजनीति की बात ना की जाए। मैं जब भी बात करता हूँ बिलासपुर की, तो बिलासपुर की राजनीति के केंद्र में इधर आपका नाम बहुत आता है। तो आप बिलासपुर की पूरी राजनीति को, अब चुनाव होने वाला नवंबर में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिलासपुर शुरू से ही जब मध्य प्रदेश था तब भी राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत पसंदीदा जगह बिलासपुर है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद संघर्ष की शुरुआत भी
बिलासपुर के साथियों के साथ हुई थी, तो बिलासपुर से बहुत उनका लगाव है। बिलासपुर शुरू से ही, बिलासपुर और रायपुर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मैं मानता हूं कि रायपुर जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब भी वहाँ बड़े नेता हुए, स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उन्होंने रायपुर को विकसित किया। पर बिलासपुर जो था, जो कि रायपुर के बराबर था, जिसको संस्कार धानी कहा जाता था, अब न्याय धानी कहा जाता है, जिस तरीके के विकास होने चाहिए थे वैसे हुए नहीं। एक समय था जब बिलासपुर से 5-5 मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में होते थे। उस समय जरूर हमारे यहाँ नई यूनिवर्सिटी खुली, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जब बाद में स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। हमारे यहाँ SCCL का मुख्यालय बना, NTPC की स्थापना हुआ। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं जिनमें बिलासपुर रेलवे जोन के आंदोलन में बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत लंबा आंदोलन हमारे उस समय के साथियों ने किया। तो बिलासपुर को जो भी मिलता है संघर्ष के बाद मिलता है, और पिछले कई सालों से हमें ये महसूस होता है कि जो नेतृत्व मिलना चाहिए था बिलासपुर को 15 सालों में, और जो हक से चीज़ें चाहिए हुई थी, वो हक बिलासपुर को नहीं मिला है, और उसकी हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बिलासपुर को बिलासपुर का हक मिलेगा। तो आपकी जो अपेक्षा वो खरी उतरे कि बिलासपुर को उसका वाजिब हक मिले। और हमने अपनी बात जो है सुभाष की बात के लिए सबसे पहले जो चुना, हम पूरे प्रदेश में जाने वाले, पर हमने बिलासपुर को चुना कि बिलासपुर में जाके हम बात करें, क्योंकि बिलासपुर कई कारणों से हमको बहुत आकर्षित करता है। हमको लगता है कि श्रीकांत वर्मा जी की कविताएं जब हम मगध को पढ़ते हैं पूरे सिलसिलेवार, तो हमको लगता है कि मगध जो है अभी जीवित है। जो कुछ वो कह रहे हैं कि मगध में विचारों की कमी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि बिलासपुर को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों की संभावना है। तो आपने आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय से हम बंधे हुए हैं, वक्त की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन ये चर्चा और होती रहनी चाहिए थी। पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या कुछ काम बिलासपुर शहर के विकास के लिए हो रहे हैं, इन सभी पर गहन चर्चा हमारे प्रधान संपादक जी ने दी है। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत आभार इस गहन चर्चा के लिए और विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए।